योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। पतंजलि योग सूत्र 6 और 7 के बारे में हम व्याख्यान देखेंगे। तो पिछली बार हमने 5वां सूत्र देखा था। तो अभी देखते हैं कि इस सूत्र में क्या कहा गया है। तो देखते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 6वां सूत्र है। और 7वां सूत्र देखते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः, प्रमाणानि। तो 7वां सूत्र क्या बता रहा है? 7वां सूत्र जो प्रमाण है वो बता रहा है। तो ठीक है, तो अभी इसका अनुवाद देखते हैं। प्रमाण या सही तरीके से जानना। विपर्यय मतलब गलत तरीके से जानना। विकल्प मतलब कल्पना करना या इमेजिनेशन करना। निद्रा सुषुप्ति में जाना। तो ये सुषुप्ति जो है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ये भी एक वृत्ति है। ठीक है, तो इसके ऊपर और विवरण हम देखेंगे बाद में। स्मृति, विषय याद आना। तो अभी प्रमाण का भी 3 कैटेगरी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो वो क्या है देखते हैं। प्रत्यक्ष, इंद्रियों से विषय को जानना। अनुमान, तर्क से विषय को पहचानना। आगम, सही संप्रदाय से ज्ञान अर्जित करना। तो इसके ऊपर भी विवरण आएगा। तो अभी हम देखते हैं अंग्रेजी में क्या है। रियल कॉग्निशन, अनरियल कॉग्निशन, इमेजिनेशन, डीप स्लीप एंड मेमोरी। परसेप्शन, वर्बल कॉग्निशन एंड इन्फरेंसेस आर रियल कॉग्निशंस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ये प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा। तो वर्बल कॉग्निशन मतलब मान लीजिए हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो पतंजलि योग सूत्र में जो हमको समाधि वगैरह 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 के बारे में बताएंगे, वो हमारे अनुभव में नहीं। ठीक है, जैसी जैसी समाधियां बताई गई है वो हमारे अनुभव में नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक पतंजलि ने लिखा है, क्योंकि हमें श्रद्धा है कि एक महात्मा ने लिखा है, इसलिए ये सत्य होगा, तो उसको वर्बल कॉग्निशन कहते हैं। इन्फरेंस तो मैंने बोल दिया है, तर्क से विषय को जानना। तो इसके ऊपर और हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ता क्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। तो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां है, दो जो दर्द देने वाली और दर्द ना देने वाली जो वृत्तियां है, ठीक है, उनके बारे में हमने विस्तार में पिछले भाग में बात किया था।
तो अगर आपको उसके ऊपर विवरण चाहिए तो आप वो पिछला भाग भी देख सकते हैं। हाँ, फिलहाल के लिए मैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो वो क्या है, वो 5 तरीके की वृत्तियाँ: प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। तो प्रमाण जो है, तो प्रमाण का मतलब जिससे हम विषय जानते हैं, वो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा जानना, अनुमान मतलब तर्क, आगम जो मैंने अभी बताया है, हाँ, एक संप्रदाय से। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या है, इसका विवरण भाष्यकार ऐसे देते हैं: इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपराग रागात् तद विषयाः सामान्य विशेषात्मनो अर्धस्य विशेषावधारणा वृत्ति ही प्रत्यक्षः। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंद्रियों के प्रणाली प्रणाली द्वारा, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो है, हमारा चित्त जो है, हमारा चित्त एक तरह से कलर हो जाता है। हमारा मन जो है, बाह्य बाह्य अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु के आइडिया से हमारा मन कलर हो जाता है, ठीक है। और वो वस्तु हमें कैसे दिखती है? हमें सामान्य और विशेष तरीके से दिखती है। सामान्य और विशेष का मतलब आप ये जान लिए, सामान्य का मतलब जनरल और विशेष का मतलब पर्टिकुलर। तो इसको मैं और विवरण दूंगा। जैसे हाथी की जाति जो है, वो हाथी की जाति सामान्य है, ठीक है। लेकिन उस जाति में जो प्रत्येक प्राणी है, जो हाथी एक प्रत्येक प्राणी है, वो विशेष है, ठीक है। तो ये सामान्य और विशेष हम पकड़ते रहते हैं, लेकिन जहां पर विशेष विशेष वस्तु के बारे में हमारा मन जान जाता है, ठीक है, हाँ, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ, तो यही है कि मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं और मेरा फोकस उस वस्तु पर नहीं है। तो अगर मेरा फोकस उस वस्तु पर नहीं है, तो मैं वस्तु के प्रत्येक गुणों को नहीं जान पाऊंगा। तो जब इंद्रियों से, वस्तुओं से संबंधित आइडिया जो है मेरे मन को कलर करता है, हाँ, तब क्या होता है, मैं उस वस्तु के गुण को देख पाता हूं। और जब मैं उस वस्तु के गुण को ठीक तरह से देख पाता हूं, वो प्रत्यक्ष है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणम, ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण का मतलब अ मीन्स ऑफ नोइंग, और कुछ नहीं है। तो अभी और देखते हैं। फलम अवशिष्ट पौरुषेय यश्चित्त वृत्ति बोधः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टात् उपपदिष्यामः। तो यहाँ पर बात सिंपल सी है, ठीक है। बात यह है कि कभी कभी लोग जो है, जो पुरुष और वृत्ति में कंफ्यूज हो जाता है। पुरुष मतलब यहाँ पर मैंने बार बार बताया है, साक्षी। तो साक्षी और वृत्ति में जो कंफ्यूजन है, वो लोग बहुत आराम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा साक्षी है और कौन सा वृत्ति है। या हम कैसे बोल सकते हैं कि वृत्ति का कोई साक्षी है, शायद वृत्ति ही ऐसा काम कर रही है। तो इसके ऊपर जो विवरण है वो हम बाद में देंगे, कह के यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं। और ये चौथे अध्याय में ये विवरण आता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अनुमेयस्य, तो जो अनुमान प्रमाण है, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त संबंधो यद विषया सामान्य प्रधान वृत्तिर अनुमानम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनरली हम यहाँ पर
जनरल और पर्टिकुलर वे में हम वस्तुओं को पकड़ते हैं। तो प्रत्यक्ष में हम पर्टिकुलर वे में मतलब विशेष रूप से अगर कोई वस्तु को पकड़ते हैं उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन अगर हम उसको सामान्य तौर पर वस्तु को पकड़ेंगे तो वो अनुमान कहा जाता है, कह के यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया है, मुझे पता है, इसलिए थोड़ी देर ठहरिए, मैं इसका भी और अच्छे से विवरण दूंगा। तो आगे चलते हैं। इसके ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ, वो एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी देखते हैं। यथा, जैसे, देशांतर प्राप्तेर गतिम चंद्र तारकम चैत्रवत विंध्यायश विंध्ययश्च अप्राप्तिर गति ही। तो जैसे हम विंध्य पर्वत, जैसे हमें पता है कि विंध्य पर्वत जो है वो अचला है, और क्योंकि विंध्य पर्वत अचला है, वो चलता नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो तारे और चांद है वो वहाँ पर उनका मूवमेंट होता है, उनका चलन होता है। ठीक है, तो ये अनुमान वृत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं इसका विवरण दूंगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे है आगम के बारे में बताया गया है। ये आगम क्या है? आप्तेन दृष्ट अनुमित वा अर्धपरत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते शब्दा तदर्थ विषया वृत्तिर श्रोतुरागमा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष ने किसी वस्तु का दर्शन किया है, ठीक है, तो उस वस्तु का दर्शन जो है या तो वो प्रत्यक्ष करेगा या अनुमान से करेगा, ठीक है। लेकिन जो वो दूसरे को बताएगा, वो दूसरा जो है, जो आपने देखा है, वो दूसरा जो है उसने देखा नहीं होगा। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट जो है वो चांद पर गया और फिर यहाँ पर आया, तो एस्ट्रोनॉट का जो अनुभव है हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट बताएगा वो हम उसका विश्वास करेंगे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति पर हमें विश्वास है, हाँ, और हम जानते हैं कि उस व्यक्ति ने डेफिनेटली देखा है, जैसे एस्ट्रोनॉट का अनुभव चांद पर, हाँ, तो वो अनुभव हमारे पास नहीं है, लेकिन जो वो हमें बता रहा है वो शब्द के रूप में बता रहा है, तो वो हो गया आगम प्रमाण। यस्य अश्रद्धत या अर्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थ स आगमः प्लवते। तो जहाँ पर आपने उसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन जिसने उसका अनुभव किया है उस वस्तु का, उस व्यक्ति की बात को हम मान रहे हैं, उसको आगम कहते हैं, ठीक है। और ये एक परंपरा की तरह आता है, ये एक परंपरा की तरह चलता है। तो ये कब होगा आगम? मूल वक्तरितु द्रष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। तो ये आगम जो है, ये ट्रेडिशन जो है, ये सही से बैठेगा जब मूल पुरुष जो है, जो आगम का मूल पुरुष है, अगर उसका ज्ञान जो है, उसका ज्ञान इनडिस्प्यूटेबल है, हाँ, ऐसा है कि उसको काटा नहीं जा सकता, तब ये आगम बैठता है, कह के यहां पर बताया गया है। तो चलिए हम इसका और एक विवरण देखते हैं। तो इसके विवरण में स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स से
मैंने कुछ कोटेशंस लिए हैं, तो चलिए हम उसको देखते हैं। रीजन एंड रिलीजन, लेक्चर बाय स्वामी विवेकानंदा, कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 1। ठीक है, तो रीजन मतलब यहां पर अनुमान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग इज दैट द पर्टिकुलर इज एक्सप्लेन्ड बाय द जनरल। तो जो सामान्य विशेष की बात है, ये यहां पर वही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर चीज है, जो विशेष चीज है, वो जनरल से एक्सप्लेन होती है, वो सामान्य से एक्सप्लेन होती है। इसका भी विवरण देंगे, आप देखते रहिए। द जनरल बाय द मोर जनरल अंटिल वी कम टू द यूनिवर्सल। तो जो सामान्य चीज है उसको और सामान्य से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आखिर में यूनिवर्सल ट्रूथ के पास आएंगे। क्या क्या यहां पर कह रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव द आइडिया ऑफ लॉ। इफ something happens and we believe that it is the effect of such and such a law, we are satisfied that is an explanation for us। तो मान लीजिए कि कोई चीज घट रही है और हमें पता है कि वो साइंटिफिक लॉ की वजह से वो चीज घट रही है, तब हम खुश रहते हैं, तब हम जानते हैं हाँ ये ऐसा होता है। क्या what we mean by that explanation is that it is proved that is one effect which dissatisfied us is only a particular of a general mass of occurrences which we designate as law। इसका भी विवरण खुद देंगे स्वामी विवेकानंद, ये देखिए। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। when one apple fell Newton was डिस्टर्ब्ड। तो एक सेब गिरा तो न्यूटन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अरे ये एक ही सेब क्यों गिर रहा है? बट वेन ही फाउंड दैट ऑल एप्पल्स फेल इट वाज ग्रेविटेशन एंड ही वाज सैटिस्फाइड। तो ये एप्पल्स क्या है? ये एप्पल्स जो है पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर के ऊपर एक इफेक्ट आ रहा है, मतलब गिरने का कोई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज, लेकिन सारे पर्टिकुलर्स को गिरने का इफेक्ट जो आ रहा है वो एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है। तो पर्टिकुलर इफेक्ट जो है जब जनरल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाता है, जैसे किसी वस्तु का गिरना जो है वो पर्टिकुलर है लेकिन जनरल प्रिंसिपल से वो एक्सप्लेन हो जाता है ग्रेविटी से, उसको अनुमान या रीजन बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो मुझे लगता है कि इससे आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर इफेक्ट जो है जनरल प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाता है, उसको हम अनुमान या रीजन बोलते हैं। जैसे हमारा एक विशेष रूप, विशेष इफेक्ट क्या है? वस्तु का गिरना। एक प्रत्येक वस्तु गिरना जो है वो विशेष इफेक्ट है, वो पर्टिकुलर इफेक्ट है, वो विशेष कार्य है, पर्टिकुलर इफेक्ट है। तो वो जो है जनरल प्रिंसिपल से, हाँ सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर सामान्य सूत्र या जनरल प्रिंसिपल क्या है? ग्रेविटी, उससे वो एक्सप्लेन हो जाता है। इसको रीजन या अनुमान बोलते हैं, इस वृत्ति को रीजन या अनुमान बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आगम के ऊपर जो स्वामी विवेकानंद ने खुद जो है पतंजलि योग सूत्र पर उन्होंने टीका लिखी है, राजयोग नाम की पुस्तक में। तो वहां पर उन्होंने आगम के बारे में क्या चीज बोली है, वहां पर देखते हैं। राजयोगा बाय स्वामी विवेकानंदा, कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 1। तो कंप्लीट वर्क्स में आपको ये मिल जाती है। ठीक है,
Therefore, we must first of all see that the man who declares himself to be a आपता, तो आप्त वाक्य जो है, आप्त वाक्य को भी यहां पर आगम कहा जाता है, आगम प्रमाण कहा जाता है। परफेक्टली अनसेल्फिश एंड होली पर्सन, तो मतलब जो आप्त है वो मतलब निस्वार्थ है, पूरा का पूरा निस्वार्थ है और शुद्ध है। ठीक है, ये पहला क्वालिफिकेशन है। सेकेंडली, ही हैज रीच्ड बियॉन्ड द सेंसेस, तो इस आप्त पुरुष को कैसे होना चाहिए? इस आप्त पुरुष को ऐसा होना चाहिए कि उसने जो जाना है इंद्रियों से अतीत वो जान पाए। जैसे योगी जो है ध्यान में जान जाते हैं कि क्या है सृष्टि का रहस्य, क्या है, ऐसे जो व्यक्ति है, तो पहले उनका शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, वो निस्वार्थ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। और दूसरी चीज है कि समाधि के द्वारा उनको जान लेना चाहिए कि सृष्टि का रहस्य क्या है, मतलब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं उनको। एंड thirdly that what he says does not contradict the past knowledge of humanity। तो इसका मतलब ये है, देखो साइंस में अगर कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज का मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब नई चीज आती जो है वो पुरानी चीज का मतलब क्यों नहीं रहता? क्योंकि पुरानी चीज को बेटर एक्सप्लेन कर देता है। वैसे ही अगर कोई क्लेम कर देता है कि मैं महान योगी हूं वगैरह, तो पहला पहला पॉइंट उसका ये होना चाहिए, पहले स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, वो उसको निस्वार्थ और शुद्ध रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसको वो उसमें वो काबिलियत रहनी चाहिए कि समाधि से वो सृष्टि का रहस्य जान ले। और तीसरा, जो उसने जाना उसको इतना लॉजिकल होना चाहिए कि जो अब तक जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करे। हाँ, ये होना चाहिए। आप के लक्षण बता रहे हैं। और फिर यहां पर बोलते हैं एनी न्यू डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द पास्ट ट्रूथ बट फिट्स इनटू इट। तो जो नई चीज जो है मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, मतलब पूरी तरह से जो चीज उसको एक्सप्लेन कर रही थी उसको बेटर वे में एक्सप्लेन करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी ग्रेविटी नाम की कोई जो जो फोर्स है किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मतलब हमें एक्सप्लेन करता है कि चीजें जो है एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को कैसे आकर्षित करती है। लेकिन यहां पर बात यह है कि अभी हम आइंस्टाइन का स्पेस एंड टाइम का लेते हैं, तो जो स्पेस एंड टाइम फ्रेमवर्क जो आइंस्टाइन की थियरी के अनुसार हम लोगों ने लिया है उसके अनुसार ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है। लेकिन क्या क्या होता है कि अभी तो इफेक्ट तो हमें दिख रहा है ग्रेविटी का, को उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उसको जो आइंस्टाइन का थियरी ऐसे एक्सप्लेन करता है कि जो जो भी हमको दिख रहा है वो एक तरह से स्पेस को अपनी ओर फोल्ड करता है। तो उस फोल्डिंग ऑफ स्पेस की वजह से हमें लगता है कि वहां पर ग्रेविटी है। ठीक है, तो मतलब वो पास्ट ट्रूथ को पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, आइंस्टाइन की थियरी भी उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आप्त हूं, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको देखने चाहिए कि क्या वो निस्वार्थ और शुद्ध है, क्या वो समाधि से सृष्टि का रहस्य जान सकता है, और जो उसने जाना है वो इलॉजिकल या अनरीजनेबल नहीं है ना, वो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है ना। और चौथा कंडीशन वहां यहां पर डालता है, एंड फोर्थली द ट्रूथ मस्ट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं आप्त हूं, तो उसको ये भी दिखाना चाहिए कि इस सृष्टि का रहस्य जो समाधि की टेक्निक है वो आप भी उसका अवलंबन करें, अवलंबन करके सेम रिजल्ट पाए।
तब वो व्यक्ति आप्त कहलाता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैंने वेरीफाई नहीं किया तो मैं इसका आप्त वचन कैसे मानूं। तो सिंपल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो निस्वार्थ व्यक्ति था, वो शुद्ध व्यक्ति था, पहली बात। दूसरी बात, उसने समाधि में वो पाली है। और तीसरी बात, आप कैसे जानेंगे कि उसने समाधि में पाली है? क्योंकि अगर वो कोई चीज बोलेगा तो उसको इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इलॉजिकल नहीं है, हाँ, और नई चीज और जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो इसका मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति आप्त है। हाँ, और इसके वाक्य जो है हमारे अनुभव में नहीं है, तो इसके तो जो ये आप्त बोलेगा हमें, ये हमारे लिए प्रमाण हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे पतंजलि योग सूत्र में विभूति पाद आता है, तो विभूति पाद का जो है, विभूति पाद में जो टेक्निक बताई गई है वो अनरीजनेबल नहीं है। हालांकि उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से अनरीजनेबल नहीं है, वो बहुत रीजनेबल है, वो तर्क पर बैठता है। इसलिए हम उसका विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, संभाव्यता है। कह के इसको आगम या आप्त वचन कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जो प्रसंग है आपको बहुत पसंद आया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फिर से हम मिलते हैं। हाँ, अगले सूत्र के साथ हम मिलेंगे और देखते हैं कि वहां पर व्यास जी ने अपने भाष्य में उस सूत्र पर क्या बोला है। तो तब तक के लिए अलविदा।